जिस इंसान ने उसका नाम लिखा था वह दीवार के पीछे छिपी हुई है और वह इस बात से खुश है कि वह यूकी की मदद कर सकी। हालांकि यूकी ने उसे देख लिया है और वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास जाती है। गुलाबी बालों वाली यह लड़की नाका नाका है, वही लड़की जो बाजार में उन्हें दिख रही थी और यूकी को अपने करीब पाकर वह शर्म से लाल हो जाती है। वह बहुत हकलाती है लेकिन फिर खुद का परिचय उनकी सहपाठी के रूप में देती है और यूकी को बताती है कि वह फेस्टिवल जीतने का एक तरीका जानती है। सच तो यह है कि नाका प्रतिष्ठित हिक्कागे हिक्कागे परिवार की वंशज है जिन्होंने पीढ़ियों से अपनी मार्शल आर्ट परंपरा को संभाला है। नाका अभी भी अपने बड़े भाई ताका ताका के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारना सीख रही है, जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन वास्तव में अपनी बहन की बहुत परवाह करता है। वह उस स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है जहां हितो हाइडो पढ़ता है और वह यूकी से खास तौर पर सतर्क रहता है जो उसकी बहन की क्लास में है और जिसके बैकग्राउंड में बहुत सारे झोल प्लॉट होल्स हैं। वह सोचता है कि यूकी एक दुश्मन हो सकती है जो उसकी बहन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच करने का फैसला करता है। इस बीच स्कूल उत्सव फेस्टिवल शुरू हो चुका है और हितो की क्लास जिस थीम का पालन कर रही है वह एक एनिमल कैफे है। हितो यूकी और नाका बैकस्टेज कैंडीज पैक कर रहे हैं और नाका खुलासा करती है कि उसके भाई ने कभी उसकी सराहना नहीं की। वह कहती है कि उसका भाई एक परफेक्टनिस्ट है और वह खुद बहुत अनाड़ी क्लमजी है, इसलिए वह उसकी नजरों में अपनी छवि सुधारने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती है। वह सोचती है कि भले ही वे न जीतें, लेकिन अगर उसका भाई उसे क्लास की गतिविधियों में भाग लेते हुए देखेगा तो वह उसे थोड़ा बहुत स्वीकार एक्नॉलेज जरूर करेगा। नाका के पास जीतने का एक और कारण भी है, लेकिन वह यूकी के सामने उसे बोलने से शर्माती है। हितो देखता है कि नाका हमेशा यूकी के आसपास घबराई हुई रहती है और वह सोचने लगता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वह नाका को पहले से यह बताने के लिए धन्यवाद देता है कि इस बार इवेंट क्या होने वाला है। यह सिपाही और चोर कॉप्स एंड रॉबर्स का खेल होने जा रहा है, इसलिए इसमें एथलेटिक क्षमताओं की बड़ी भूमिका होने वाली है। अचानक कत्सुदा सॉस की एक विशाल बोतल के रूप में तैयार एक आदमी वहां आता है और यूकी घबरा जाती है। कॉस्ट्यूम के अंदर का आदमी हितो का गुंडा दोस्त तेगा निकलता है जो सॉस का पुराना प्रशंसक है और वह घोषणा करता है कि वह इस कॉस्ट्यूम को पहनकर इवेंट में भाग लेगा क्योंकि कोई भी कत्सुदा सॉस को हरा नहीं सकता। तेगा को भरोसा है कि यूकी और नाका के साथ उसकी टीम पहला इनाम घर लाएगी। हितो कहता है कि उसने नाका को कभी शारीरिक शिक्षा की क्लासों में ज्यादा एक्टिव नहीं देखा और वह घबराते हुए उसे बताती है कि वह बस दूसरों की नजरों में नहीं आना चाहती। यूकी उससे कहती है कि वह चिंता न करे क्योंकि उसे नाका की क्षमताओं पर भरोसा है और वह नाका के भाई की टीम को हराने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा करती है। नाका उसकी बातों को दोहराती है और उसका भाई जो उस पर जासूसी करने कैफे आया था यह सोचकर आग बबूला हो जाता है कि यूकी उसकी बहन को उसके खिलाफ भड़का रही है। बाद में जब हितो और उसके दोस्त एक साथ दोपहर का खाना खा रहे होते हैं तो तेगा कहता है कि वह मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इवेंट में भाग लेते समय सॉस का कॉस्ट्यूम पहनेगा। इससे हितो चिंतित हो जाता है क्योंकि न्यूज पर अपना चेहरा दिखाना यूकी के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछ पाता, उसकी बहन उसके छोटे दोस्त के साथ वहां आती है और वह तेगा उनसे बात करने नीचे चले जाते हैं। इस बीच नाका झिझकते हुए यूकी से पूछती है कि क्या वह उसकी दोस्त बन सकती है। यूकी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है और नाका बहुत खुश हो जाती है। हालांकि जैसे ही हितो उससे और यूकी से सांस्कृतिक उत्सव कल्चरल फेस्टिवल देखने के लिए चलने को कहता है, वह यह कहकर भाग जाती है कि उसके पास कुछ काम है। हितो यूकी से पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और बदले में वह उससे पूछती है कि वास्तव में दोस्ती क्या होती है। दूसरी ओर बेहद खुश नाका स्टूडेंट काउंसिल पर जासूसी करने जाती है ताकि वह गेम के बारे में और जान सके और यूकी की मदद कर सके, लेकिन जो उसे पता चलता है वह उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू होती है जिसमें आइडल नाच का एक सेलिब्रिटी होस्ट के रूप में उनके साथ जुड़ती है। उसका पार्टनर समझाता है कि मुख्य इवेंट मूल रूप से टैग पकड़म पकड़ाई का एक वी3 गेम है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ताका को दूसरी टीम के 3 छात्रों को पकड़ना होगा और यदि उनमें से कोई भी एक बच निकलता है तो उनकी टीम जीत जाएगी। हालांकि खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए हर किसी को अपनी क्लास की थीम से मेल खाने वाली यूनिफॉर्म पहननी होगी। नाका ने पहले यही सुना था और वह इसके बारे में यूकी से माफी मांगती है। यूकी उससे कहती है कि दोस्त मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होते हैं, क्योंकि उसने हितो से यही सुना था। वह इस नए नियम से खुश भी है क्योंकि भेड़िया वुल्फ का कॉस्ट्यूम उसका चेहरा छुपाता है और बाकी कातिलों को उसे ढूंढने से रोकता है। इस बीच ताका अपनी बहन पर प्यार लुटा रहा होता है, भले ही वह उसके चेहरे पर न दिखता हो, लेकिन नाका उसे देखकर घबरा जाती है और यूकी के पीछे छिप जाती है। यह देखकर ताका बहुत गुस्सा हो जाता है और जैसे ही खेल शुरू होता है वह एक एक करके प्रतिभागियों को ढेर करना शुरू कर देता है। अब सिर्फ यूकी की टीम बची है और तेगा यह सोचकर बहक जाता है कि उसकी पसंदीदा गायिका उसे देख रही है। वह ताका को 1 ऑन 1 की चुनौती देता है लेकिन तुरंत हार जाता है। इसके साथ ही ताका अपनी गुस्से भरी निगाहें यूकी की तरफ मुड़ता है, जिसे एहसास होता है कि उसके पास उससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। ताका उस पर हमला करता है लेकिन वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है ताकि वह उसे फेंक न सके। वह फायदा उठाने के लिए उसकी पूंछ पकड़ लेता है और तभी अचानक नाका अपनी इकलौती दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है।
वह स्मोक बम, धुएं का बम का इस्तेमाल करती है और जब धुआं छटता है, ताका युकी के बजाय अपनी ही बहन को दूर फेंक देता है और युकी सुरक्षित बच जाती है। वह सोचने लगती है कि नाका ने खुद को कुर्बान क्यों किया, लेकिन फिर उसे हिदो के कहे शब्द याद आते हैं कि दोस्त वे लोग होते हैं जिनके साथ हम गंभीर और बेवकूफी भरी दोनों तरह की बातें कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि वे एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। वह सोचने लगती है कि वह नाका के लिए क्या कर सकती है, और दूसरी तरफ ताका इस बात से सदमे में है कि उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी ही बहन को फेंक दिया। वह युकी की आंखों में आंखें डालकर घूरता है और युकी जानती है कि वह आसानी से उससे बचकर भाग सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ताका से कत्सुदा सॉस जैसी खुशबू आ रही है और उसका मन उससे दूर जाने का नहीं हो रहा है। अचानक वह उस पर झपटता है, लेकिन युकी सीधे उससे टकराती है और उसे रोक लेती है। ताका समेत सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई उसकी ताकत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन युकी के दिमाग में सिर्फ खाने का ख्याल चल रहा है। ताका उससे कहता है कि वह किसी को भी अपने और अपनी बहन के बीच नहीं आने देगा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह किसी को भी अशुद्ध इरादों के साथ अपनी बहन के पास नहीं भटकने देगा। वह युकी से कहता है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि दोस्ती उसकी बहन के लिए कितना खास रिश्ता है, और उसने एक बार उसे इसकी वजह से दुखी होते देखा है, इसलिए वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। वह युकी से कहता है कि वह अपनी बहन का कोई भी नकली दोस्त नहीं बनने देगा और उसे फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी युकी सोचती है कि उसे साबित करना होगा कि वह एक सच्ची दोस्त है। वह अचानक ताका की ही गति, मोमेंटम का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे पूरा दर्शक वर्ग दंग रह जाता है और फिर गोल पोस्ट की ओर दौड़ पड़ती है जहां नाका उसका इंतजार कर रही है। खेल खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं और ताका युकी का पीछा करता है, यह तय करके कि वह उसे जीतने नहीं देगा। युकी सीधे नाका के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे पहले दोस्ती का सही अर्थ समझ नहीं आया था, लेकिन अब वह समझ गई है। वह कहती है कि अगर वह नाका के लिए कोई खास इंसान बन सके तो उसे बहुत खुशी होगी, और फिर अपनी दोस्ती की पुष्टि करने के लिए उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। यह सुनकर नाका शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन तभी अचानक सीटी बजते ही ताका वहां पहुंचता है और युकी को पकड़ लेता है। वह आखिरी पल में पकड़ी जाती है, और भले ही उसने नाका को छूकर उसे आजाद कर दिया था, लेकिन वह खुद जेल से बाहर नहीं निकल पाई थी, जिसका मतलब है कि बढ़त होने के बावजूद उनकी क्लास खेल हार जाती है। ताका जीत जाता है और युकी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि दूसरे स्थान पर आने का मतलब है कोई कत्सुदा सॉस नहीं। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और तभी मीडिया दोनों मुख्य खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेने के लिए मैदान की ओर दौड़ पड़ता है। नाका को अचानक याद आता है कि युकी ने कहा था कि कैमरे पर उसका चेहरा आना बुरी बात होगी, और अभी वह इसे छिपाने की हालत में नहीं है। वह आसपास उपलब्ध सभी चीजों को देखती है और तुरंत एक विचार लेकर आती है। वह फिर से एक स्मोक बम फेंकती है और कुछ ही सेकंड के भीतर वह तेगा को भेड़िया, वुल्फ के कॉस्ट्यूम में और युकी को सॉस के कॉस्ट्यूम में बदल देती है। हिदो और रिको तभी वहां पहुंचते हैं क्योंकि वे युकी को लेकर चिंतित थे, और नाका कहती है कि वह सुरक्षित है। वे उसे मैदान से दूर ले जाते हैं जबकि मीडिया ताका और तेगा को घेर लेता है। वे स्कूल की इमारत के पीछे जाते हैं जहां नाका अपनी टीम को हराने के लिए माफी मांगती है, लेकिन युकी कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह नियमों को ठीक से नहीं समझ पाई थी। वह कहती है कि चूंकि वे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ सफलता और असफलता शेयर करनी चाहिए, और नाका यह सुनकर भावुक हो जाती है। ताका और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और नाका से कहते हैं कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। फिर ताका युकी को एक बार फिर घूर कर देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसकी बहन को प्रभावित कर रही है, और उससे कहता है कि अगर उसने नाका को चोट पहुंचाई तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रात में हिदो युकी को छत पर अकेला पाता है जबकि बाकी छात्र लाइव कॉन्सर्ट का आनंद ले रहे हैं। वह उसे सांस्कृतिक उत्सव के बारे में अपनी मिश्रित भावनाओं के बारे में बताने लगती है, और हिदो उन्हें इस बात के रूप में समेटता है कि उसने इसका आनंद लिया। युकी को एहसास होता है कि वह सही कह रहा है, और फिर हिदो कहता है कि भले ही वे इस साल हार गए, लेकिन वे अगली बार जीतने की कोशिश कर सकते हैं। यह युकी के लिए एक झटके की तरह आता है क्योंकि वह भविष्य के बारे में इतना आगे सोचने की आदी नहीं है। इस मोड़ तक उसे लगता था कि वह किसी भी पल मर सकती है, लेकिन अब उसके पास एक ऐसे कल की उम्मीदें हैं जो नई संभावनाओं के साथ आएगा। अगले दिन हिदो और युकी नाका को अपने घर बुलाते हैं और वह एक निशाने पर शuriken's फेंककर अपने निंजा कौशल दिखाती है। वे उसके लिए तालियां बजाते हैं और नाका झिझकते हुए उनसे कहती है कि वह उतनी प्रतिभाशाली नहीं है और उसका भाई असली मास्टर है। वह कहती है कि कभी कभी उसकी इच्छा होती है कि वह इस ताकत और जिम्मेदारी के साथ पैदा न हुई होती, और अगर वह सिर्फ एक सामान्य लड़की बन पाती तो जिंदगी बेहतर होती। उसके शब्द युकी को गहराई से छू जाते हैं और वह नाका से कहती है कि वह पूरी तरह समझती है कि वह कैसा महसूस कर रही है। वह उसे बताती है कि वह भी सामान्य बनना चाहती है, और वे अपने साझा सपनों पर एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, जबकि हिदो इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखकर मुस्कुराता है। तभी निट्टा उसके पीछे आती है और कहती है कि वह आखिरकार अपना हारेम स्थापित करने के रास्ते पर है, और उसके पास पहले से ही 2 प्यारी लड़कियां हैं। वह उससे पूछती है कि वह आज रात के लिए किसे चुनने वाला है, और खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश करती है। हिदो घबरा जाता है और उसे यह बताने की कोशिश करता है कि वह इसमें रुचि नहीं रखता। जैसे ही युकी नाका को अपने चाकू फेंकने के कौशल दिखाती है, निट्टा हिदो से चिपक जाती है। लेकिन अगले ही पल युकी के चाकू से उसका लॉलीपॉप चकनाचूर हो जाता है, और वह ईमानदारी से माफी मांगती हुए कहती है कि वह इसे पेड़ पर फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ फिसल गया।
निक्टा एक ही समय में गुस्से में भी है और डरी हुई भी, लेकिन वह खुले तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। और यह कहानी यहीं समाप्त होती है। वह युकी से बस इतना कहती है कि वह आगे से ध्यान रखे, क्योंकि अगर उसने उसे मार डाला तो उसे अपनी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। यह सुनने के बाद नाका निक्टा से पूछती है कि क्या वह भी कोई साधारण इंसान नहीं है। वह खुद का परिचय देने की कोशिश करती है, लेकिन निक्टा खुलासा करती है कि वह जानती है कि नाका एक निंजा परिवार की बेटी है। वह कहती है कि वह जानकारी इकट्ठा करने और बेचने का काम करती है, और फिर नाका का चेहरा पकड़कर कहती है कि वह जानती है कि उत्तर पुस्तिका पर युकी का नाम उसी ने लिखा था। नाका डर जाती है, लेकिन जैसे ही निक्टा को अपने ऊपर युकी की कातिलाना निगाहें महसूस होती हैं, वह तुरंत पीछे हट जाती है। कुछ देर बाद निक्टा उन्हें बताती है कि वह एक मिशन पर चीन जा रही है, इसलिए हो सकता है कि उसे युकी की बहन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। हालांकि वह बहुत गहराई से तलाश नहीं करने वाली है, क्योंकि तब उसका सामना ड्रैगन्स 9 से हो सकता है, जो कि युकी का पुराना ठिकाना है। युकी कहती है कि वह वहां अपने मास्टर के अलावा किसी और को नहीं जानती, और फिर निक्टा उनसे यह कहते हुए विदा लेती है कि वे एक साथ एक खास और करीबियों भरा क्रिसमस बिताएं। हितो यह सुनकर झेंप जाता है, और तभी अचानक नाका उससे पूछती है कि क्या वह और युकी कजन होने के बावजूद वाकई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हितो घबराते हुए इस बात से इनकार करता है और कहता है कि वह और युकी इस तरह करीब नहीं है। वह युकी से भी इसकी पुष्टि करने को कहता है, लेकिन युकी को बिना पलक झपकाए खुद को घूरते देखकर हैरान रह जाता है। वह पूरे समय अपने पुराने संगठन के बारे में सोच रही थी और कहती है कि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वहां हमेशा अकेली थी, लेकिन अब उसके पास सुरक्षा करने के लिए और भी लोग हैं। हितो सोचता है कि उसके लिए युकी की भावनाएं एक पारिवारिक प्यार जैसी हैं, रोमांटिक नहीं, लेकिन वह इससे पूरी तरह संतुष्ट है। अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है और उसके कुछ ही समय बाद हितो को अपने पिता का एक संदेश मिलता है, जिसमें वे उसे बताते हैं कि वे क्रिसमस के लिए घर लौटेंगे। अगले दिन क्रिसमस है और उनके पिछले आंगन में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिसे देखकर मोचा तुरंत खेलने के लिए बाहर कूद पड़ता है। हितो एक छोटा सा स्नोमैन बनाता है और युकी उसकी नकल करने का फैसला करती है, लेकिन मूर्तिकला में उसकी कोई खास महारत नहीं है और उसका स्नोमैन हर कोण से अजीब और बिगड़ा हुआ बनता है। हितो उससे कहता है कि वह इस बात पर ध्यान न दे, क्योंकि यह उसकी विशिष्टता को दर्शाता है, और युकी उसकी बात मान लेती है। हालांकि जल्द ही मोचा उनकी ओर उछलता है और सिर्फ युकी के बनाए स्नोमैन को नष्ट कर देता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। हितो उससे इसे भूल जाने के लिए कहता है, जिससे वह और भी उदास हो जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता का फोन आता है और वह फोन उठाने के लिए वापस अंदर चला जाता है। वह पूरे समय असहज दिखता है और फिर युकी से कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए रिको के घर जा रहा है। युकी समझ जाती है, लेकिन वह उससे एक गुजारिश करती है। जैसे ही हितो अपनी मां के घर से लौटता है, उसे बहुत ठंड लग रही होती है और वह सोचता है कि युकी ने उसे बाजार में मिलने के लिए क्यों कहा। वह सोचता है कि क्या वह बाहर खाना खाना चाहती है, तभी अचानक वह लोगों की भारी भीड़ को किसी चीज को घूरते हुए देखता है। वह भी उनके साथ शामिल हो जाता है और अपने आश्चर्य के बीच देखता है कि वे सभी युकी को घूर रहे थे, जो एक मॉडल की तरह कपड़े पहने हुए हितो का इंतजार कर रही थी। वह अपना मफलर उसके गले में लपेट देती है और उससे कहती है कि उसने इसे उसके लिए गर्म किया था। हितो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्रिसमस के दिन ऐसा करते देखकर बाकी लोग यही सोचेंगे कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि युकी उसका हाथ थाम लेती है और उससे कहती है कि उसका इरादा भी यही है। वह हितो से कहती है कि उन्हें डेट करना चाहिए और वह कांपने लगता है कि उसके कहने का मतलब क्या है। युकी उसे बताती है कि जब उसने उसे पहले परेशान और असहज देखा था, तो उसने सलाह के लिए रिको को फोन किया था और रिको ने ही उससे कहा था कि वह उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डेट पर ले जाए। युकी कहती है कि वह चाहती है कि क्रिसमस के मौके पर वह खुश और मुस्कुराता हुआ रहे, और शर्माते हुए हितो उसकी इस प्यारी पेशकश को स्वीकार करने का फैसला करता है। वे बाजार से गुजरते हुए एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं और हितो फिर से युकी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगता है। अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है और हितो कहता है कि उसे बर्फ, स्नो, बहुत पसंद है। युकी यह सुनकर हंसने लगती है और शर्मा जाती है, क्योंकि उसके नाम का मतलब भी बर्फ ही होता है। वह कहती है कि भले ही वह जानती है कि हितो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसे यह कहते सुनना कि उसे बर्फ पसंद है बहुत अच्छा लगता है। हितो यह सुनकर शर्म से लाल हो जाता है, उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगता है, लेकिन वह युकी की ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाता। अगले दिन रिको घर आती है और अपने भाई को बताती है कि कैसे उसने युकी को उसके डेट के कपड़े चुनने में मदद की थी, ताकि वह उस पर सबसे गहरा प्रभाव डाल सके। वह कल जो कुछ भी हुआ उससे अभी भी घबराया हुआ है और रिको से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि युकी के मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं हैं। उसके लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि उसके मन में ऐसी भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन रिको को पूरा भरोसा है कि युकी उसे बहुत पसंद करती है, बस वह अभी तक अपनी भावनाओं से अनजान है। हितो को अभी भी इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, इसलिए रिको एक ऐसा ऐप निकालती है जो उन लोगों की लव कंपैटिबिलिटी का परीक्षण करता है जो अभी तक कपल नहीं बने हैं। हितो ऐसे ऐप्स पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रिको उसे बताती है कि यह काफी सटीक है और उसकी एक सहेली ने अपना स्कोर देखने के बाद अपने क्रश को प्रपोज किया था और अब वे डेट कर रहे हैं। वह हितो से उसके और युकी के बीच के जुड़ाव को लेकर सवाल पूछना शुरू करती है और उनके जवाब सकारात्मक निकलते हैं। जैसे जैसे सवाल अधिक प्रत्यक्ष होते जाते हैं, हितो खुद को लेकर अधिक सतर्क और सचेत होने लगता है, लेकिन अंत में जब रिको पूछती है कि क्या उसने या युकी ने कभी गैर रोमांटिक संदर्भ में कहा है कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हितो झूठ बोलता है और कहता है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।
केवल एक नकारात्मक उत्तर के बावजूद युकी के साथ उसके आपसी लगाव का स्कोर पूरे 96 आता है और रिको हितो से कहती कि वह युकी तो पहले से ही एक कपल है। हितो इस बात से और भी ज्यादा झेम जाता है और तभी युकी किराने का सामान खरीदकर घर लौटती है। हितो पाता है कि उसे युकी के साथ सामान्य बातों पर चर्चा करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन रिको उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह अचानक युकी से भी वही सवाल पूछना शुरू कर देती है जो उसने हितो से पूछे थे और हर सवाल के साथ हितो का चेहरा और शर्म से लाल होता जाता है। युकी सभी सवालों के जवाब हाँ में देती है और उसका स्कोर पूरे 100% आता है। अब तो रिको को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके भाई और उसकी मेड के बीच पूरे 196% का आपसी लगाव है और उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि युकी जल्द ही उसकी भाभी बनने वाली है। बाद में वे आरामदेह कोटात्सु टेबल के नीचे बैठकर रात का खाना खाते हैं और रिको हितो के बचपन की शर्मिंदा करने वाली बातें बताना शुरू कर देती है। हितो घबरा जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि युकी उसका बचकाना रूप देखे, लेकिन रिको उसकी यह घबराहट टाड़ लेती है और युकी को यह बात भी बता देती है। हितो अब पूरी तरह भड़क जाता है और अपनी बहन को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह टेबल के नीचे से उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार सही निशाना लगाने के बाद भी रिको की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वह हैरान होता है कि माजरा क्या है और टेबल के नीचे झांक कर देखता है जहां उसके होश उड़ जाते हैं। वह पिछले 5 मिनट से रिको को नहीं बल्कि युकी को लात मार रहा था। हालांकि युकी के लिए वह एक मामूली से स्पर्श से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी युकी शर्म से लाल हो चुकी है, यह सोचकर कि हितो टेबल के नीचे पैर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसने केवल फिल्मों में देखा था। हितो भी जब समझता है कि वह पिछले 5 मिनट से क्या कर रहा था, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। दोनों को इस तरह शर्म से लाल होते देखकर रिको घोषणा करती है कि यह निश्चित रूप से इन दोनों लवबर्ड्स के बीच के किसी सीक्रेट का नतीजा है। अगली सुबह हितो पाता है कि युकी ठीक उसके बगल में सोई हुई है और वह अचानक घबरा जाता है। वह चुपचाप बिस्तर से उठता है और युकी से कुछ छुपाते हुए बाहर चला जाता है, जो उसकी आहट सुनकर जाग जाती है। दरवाजे से बाहर निकलते ही हितो खुद को कोसने लगता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा है। हाल ही में युकी को बहुत बुरे सपने आ रहे थे और उसने खुद उससे कहा था कि अगर उसे बेहतर महसूस होता है तो वह उसके बगल में सो सकती है, और युकी ने तुरंत इस बात को मान लिया था। हालांकि अब उसे इतनी बड़ी बात कहने पर पछतावा हो रहा है क्योंकि उसके इतने करीब होने से वह असहज महसूस करता है। युकी के हमेशा पास रहने के कारण वह पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाया है और वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी युकी दरवाजा खोलती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह उससे कहता है कि आज घर की सालाना गहरी सफाई डीप क्लीनिंग का दिन है, इसलिए वह जल्दी उठ गया। हालांकि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत बहाना था। जैसे ही वह फ्रेश होने जाता है, हितो को एहसास होता है कि वह हमेशा डरपोक बनकर नहीं रह सकता। लेकिन जैसे ही वह युकी से अपने प्यार का इजहार कॉन्फेस करने के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में अपने बचपन के क्रश की तस्वीर आ जाती है, जिसने एक बार उसके प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वह उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वह तो बस इतना चाहता है कि कोई न कोई हमेशा उसके आसपास रहे। दूसरी ओर युकी ने हितो के सफाई वाले बहाने को सच मान लिया है और वह सारा कचरा इकट्ठा करने के बाद पोछा लगाना शुरू कर देती है। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार पोछा लगाने की कोशिश की थी तो उसे कैसे नीचा देखना पड़ा था, लेकिन अब अपनी गलती सुधारने का मौका है। उसे पूरा भरोसा है कि वह यह काम कर लेगी, लेकिन मोचा के इरादे कुछ और ही हैं। जब तक हितो वहां पहुंचता है, युकी एक बार फिर फर्श पर गिरी हुई है, गंदे पानी से पूरी तरह भीगी हुई, और मोचा उसके सिर पर खड़ा होकर अपना तौलिया हिला रहा है। वह हितो से माफी मांगती है, लेकिन हितो जानता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह कुत्ते को गोद में उठाता है और युकी से गर्म पानी से नहाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे भीगी हुई शर्ट में देखता है, उसका दिल प्रति मिनट 200 की रफ्तार से धड़कने लगता है। वह शर्म से लाल हो जाता है और तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है, यह सोचते हुए कि युकी जैसी मासूम और सीधी सादी लड़की के प्रति ऐसे विचार रखना उसके लिए बहुत गलत है। उसे अचानक याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और फिर उसकी क्रश ने भी उसे ठुकराकर अकेला छोड़ दिया था। हितो सोचता है कि अगर युकी भी उसे छोड़कर चली गई तो वह जी नहीं पाएगा। तभी युकी दरवाजा खटखटाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह सुबह से ही अजीब व्यवहार कर रहा है। हितो यह बताने के लिए दरवाजा खोलता है कि वह ठीक है, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखता है कि युकी अपने घुटनों के बल बैठी हुई है और उसकी गोद उसके सिर के लिए तकिया बनने को तैयार है। वह सचमुच चाहती है कि हितो अपना सिर उसकी गोद में रखे ताकि उसकी सारी चिंताएं दूर हो सकें, लेकिन हितो ऐसा नहीं करना चाहता, खासकर तब जब उसकी भावनाएं पहले से ही उथल पुथल में हो। वह युकी से कहता है कि एक हाई स्कूल के छात्र के लिए किसी लड़की की गोद में सिर रखना बेहद शर्मनाक है, और युकी अचानक उदास हो जाती है। वह हितो से पूछती है कि क्या वह उससे बोर हो गया है, और फिर अचानक रोने लगती है, यह कहते हुए कि वह आखिरकार एक नाकारा फेलियर ही है। वह अपने आंसुओं से खुद हैरान रह जाती है क्योंकि वह बहुत लंबे समय से नहीं रोई थी, और हितो पूरी तरह से घबरा जाता है। वह सोचता है कि क्या उसे युकी को सांत्वना देनी चाहिए या बस वहां से भाग जाना चाहिए, और अंत में वह उसे बीमार पड़ने से पहले नहाने के लिए भेजने का फैसला करता है। युकी उसकी बात मानकर बाथरूम चली जाती है और हितो को एहसास होता है कि उसने उसकी ऐसी हालत पर प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे बेकार विकल्प चुना है। वह सोचता है कि उसे क्या हो गया है, और दरवाजे की दूसरी तरफ युकी भी यही सोच रही होती है। उस पल के बाद से युकी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और छोटी से छोटी बात पर रोने लगती है, यहां तक कि अपनी गलती न होने पर भी माफी मांगने लगती है।
सबसे पहले वह तब रोती है जब हितो ध्यान दिलाता है कि वह मूली खरीदना भूल गई, और बाद में जब वह कहता है कि मोचा बहुत मोटा हो रहा है तो वह फिर से रोने लगती है क्योंकि वह उसे जरूरत से ज्यादा खाना खिला रही थी। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि वह रोना और माफी मांगना शुरू कर देती है। वह यहाँ तक कि सड़क की बिल्लियों को आपस में लड़ते देख या पेड़ से किसी पत्ती को गिरते देख भी रोने लगती है। हितो उसे बताने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका मूड कैसे ठीक करे। जब भी उसे बुरे सपने आते हैं, हितो उसे अपने बगल में सोने की अनुमति अब भी देता है और उस वजह से वह खुद एक झपकी भी नहीं ले पाता। वह नए साल की पूर्व संध्या न्यू ईयर्स ईव के दिन दोपहर में एक झपकी लेने का फैसला करता है, जबकि युकी घर के कामों में व्यस्त रहती है। वह जल्द ही उससे किराने की खरीदारी के लिए बाहर चलने को कहने आती है, लेकिन वह गायब होता है और एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा था कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। यह पढ़कर युकी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन मोचा के साथ खरीदारी करने चली जाती है। साल का अंत होने के कारण वह बाजार, जहां वह आमतौर पर जाती है, पूरी तरह से बंद रहता है और युकी को एक सुपरमार्केट जाना पड़ता है, जो उसके लिए एक बिल्कुल नया माहौल है। वह रात के खाने के लिए कुछ रोस्ट बीफ खरीदने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह घर लौटती है, वह देखती है कि हितो उनके लिए खाना बना रहा है और वह भी कुछ रोस्ट बीफ खरीद कर लाया है। युकी अचानक रोने लगती है और एक बार फिर से गलती करने के लिए माफी मांगने लगती है। वह थोड़ी देर बाद शांत होती है, लेकिन जैसे ही वे खाना शुरू करते हैं, वह एक बार फिर रोना शुरू कर देती है। हितो यह सब देखकर खुद को बहुत लाचार और बेकार महसूस करता है, क्योंकि युकी को खुश रखने की अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह उसे रुला रहा है। उस रात वह सोफे पर सोने का फैसला करता है और युकी उसे कंबल उड़ा देती है। अगले दिन नया साल है और रिको हितो और युकी को साल की उनकी पहली मंदिर यात्रा, श्राइन विजिट, पर ले जाने के लिए वहां आती है। युकी उसे बताती है कि यह मुश्किल होगा क्योंकि हितो बहुत गहरी नींद में सो रहा है और वह उसे जगाने में असमर्थ रही है। रिको इस बात से खुश नहीं है कि वह इतने खास दिन पर भी देर तक सो रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ नया साल है बल्कि उसका जन्मदिन भी है। यह सुनते ही युकी अचानक रोने लगती है क्योंकि उसे अपने मालिक के जन्मदिन के बारे में पता भी नहीं था। रिको उसे रोते देखकर हैरान रह जाती है और युकी कहती है कि उसकी अश्रु ग्रंथियां, टीयर ग्लैंड्स, शायद खराब हो गई हैं क्योंकि वह बात बात पर रोने लगती है। वह कहती है कि वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसके लिए घर के अंदर रहना ही बेहतर है, और रिको उसकी बात समझ जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने का फैसला करती है और युकी से हितो का ख्याल रखने को कहती है। युकी फिर अंदर जाती है और उसे जमीन पर हितो का स्मार्टफोन मिलता है। अचानक नाका का मैसेज आता है जिसमें वह कहती है कि वह उसके और युकी के साथ मंदिर जाना चाहती है। युकी उसके साथ जाने का फैसला करती है और मंदिर में नाका को पारंपरिक कपड़ों, किमोनो, में पाती है, जबकि वह खुद एक फैशनेबल वेस्टर्न आउटफिट में है। नाका यह देखकर हैरान होती है कि युकी अकेले आई है, लेकिन उसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि युकी को साल की पहली मंदिर यात्रा के महत्व के बारे में कुछ नहीं पता। वह समझाती है कि इस दिन हर कोई भगवान को अपनी इच्छाएं बताता है और वे पर्चियां, फॉर्च्यून स्लिप्स, निकाल सकते हैं जो साल के बाकी दिनों के लिए उनके भाग्य का हाल बताती है। युकी एक फॉर्च्यून स्लिप निकालने का फैसला करती है, लेकिन यह पढ़कर रोने लगती है कि उसका भाग्य अनिश्चित है और वह कई चीजों को खो सकती है और उनसे अलग हो सकती है। नाका उसे बाहर ले जाती है, जहां युकी कहती है कि इसका मतलब जरूर यह है कि वह इस साल हितो से दूर जाने वाली है। वह कहती है कि उसके प्रति हितो का रवैया अचानक बदल गया है और वह उससे दूरी बना रहा है। वह फिर से रोने लगती है, यह कहते हुए कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है और वह उसे छोड़कर जाने वाला है। वह कहती है कि जब भी वह सोचती है कि वह हितो से दूर होने वाली है तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। नाका समझ नहीं पाती कि उसे कैसे सांत्वना दे, इसलिए वह युकी को उस समय के बारे में बताने लगती है जब वह अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। वह कहती है कि ऐसा तब हुआ था जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, और यह सुनकर युकी और भी फूट फूट कर रोने लगती है। नाका उसे बताती है कि उसकी मां कहा करती थी कि आंसू तब छलकते हैं जब इंसान के अंदर बहुत सारी भावनाएं दब जाती हैं। इसलिए वह युकी को सलाह देती है कि वह अपने आंसुओं को खुलकर बहने दे ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। वह कहती है कि अगर वह रोती रहेगी तो दुख बीत जाएगा और वह एक बार फिर मुस्कुरा पाएगी। नाका की बात सुनकर युकी को बेहतर महसूस होता है और नाका उससे कहती है कि भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करने से पहले वह दिल खोलकर रो ले। बाद में वे अपनी प्रार्थना करने मंदिर जाती हैं और युकी प्रार्थना करती है कि वह हितो और अपने सभी दोस्तों के साथ रहना जारी रख सके। इस बीच हितो अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसे अपने पिता का फोन आता है जो आखिरकार शहर वापस आ गए हैं। हितो कॉल उठाने के लिए नहीं जगता, इसलिए उसके पिता चुपचाप खुद ही घर की ओर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर जैसे ही युकी नाका के साथ घर वापस टहलती है, वह उसे बताती है कि आज हितो का जन्मदिन है। नाका यह सुनकर उत्साहित हो जाती है और वह युकी से कहती है कि उसे एक अच्छा उपहार खरीदना चाहिए और फिर जब वे दोनों अकेले हों तब तक इंतजार करके उसे देना चाहिए। युकी को अंदाजा नहीं है कि वह क्या उपहार दे सकती है और नाका उससे पूछती है कि हितो को क्या पसंद है। उसका पहला विचार कत्सुदा स्टोर से मिलने वाले पोर्क कटलेट का आता है, लेकिन नाका कहती है कि यह जन्मदिन का उपहार बनने के लिए उतना खास नहीं है। युकी थोड़ा और सोचती है और उसे एहसास होता है कि हितो को एक्शन फिगर्स का शौक है। हालांकि वह नहीं जानती कि उन्हें एक्शन फिगर्स कहा जाता है और नाका से कहती है कि हितो को गुड़िया, डॉल्स पसंद है। सौभाग्य से नाका समझदार है और वह युकी को एक्शन फिगर्स बेचने वाली एक दुकान पर ले जाती है।
वह एक ऐसा खिलौना देखती है जो हितो के पास पहले से ही है और उसे उसके लिए खरीदने का फैसला करती है, यह सोचते हुए कि उसे यह पसंद आएगा। नाका उसे बताती है कि यह खिलौना गाचा लॉटरी की तरह है और उसे तब तक खरीदते रहना होगा जब तक उसे मनचाही चीज न मिल जाए। युकी तुरंत काम पर लग जाती है, लेकिन कुछ राउंड के बाद वह यहां तक कि सड़क की बिल्लियों को आपस में लड़ते देख या पेड़ से किसी पत्ती को गिरते देख भी रोने लगती है। हितो उसे बताने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका मूड कैसे ठीक करे। जब भी उसे बुरे सपने आते हैं, हितो उसे अपने बगल में सोने की अनुमति अब भी देता है और उस वजह से वह खुद एक झपकी भी नहीं ले पाता। वह नए साल की पूर्व संध्या न्यू ईयर्स ईव के दिन दोपहर में एक झपकी लेने का फैसला करता है, जबकि युकी घर के कामों में व्यस्त रहती है। वह जल्द ही उससे किराने की खरीदारी के लिए बाहर चलने को कहने आती है, लेकिन वह गायब होता है और एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा था कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। यह पढ़कर युकी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन मोचा के साथ खरीदारी करने चली जाती है। साल का अंत होने के कारण वह बाजार, जहां वह आमतौर पर जाती है, पूरी तरह से बंद रहता है और युकी को एक सुपरमार्केट जाना पड़ता है, जो उसके लिए एक बिल्कुल नया माहौल है। वह रात के खाने के लिए कुछ रोस्ट बीफ खरीदने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह घर लौटती है, वह देखती है कि हितो उनके लिए खाना बना रहा है और वह भी कुछ रोस्ट बीफ खरीद कर लाया है। युकी अचानक रोने लगती है और एक बार फिर से गलती करने के लिए माफी मांगने लगती है। वह थोड़ी देर बाद शांत होती है, लेकिन जैसे ही वे खाना शुरू करते हैं, वह एक बार फिर रोना शुरू कर देती है। हितो यह सब देखकर खुद को बहुत लाचार और बेकार महसूस करता है, क्योंकि युकी को खुश रखने की अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह उसे रुला रहा है। उस रात वह सोफे पर सोने का फैसला करता है और युकी उसे कंबल उड़ा देती है। अगले दिन नया साल है और रिको हितो और युकी को साल की उनकी पहली मंदिर यात्रा श्राइन विजिट पर ले जाने के लिए वहां आती है। युकी उसे बताती है कि यह मुश्किल होगा क्योंकि हितो बहुत गहरी नींद में सो रहा है और वह उसे जगाने में असमर्थ रही है। रिको इस बात से खुश नहीं है कि वह इतने खास दिन पर भी देर तक सो रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ नया साल है बल्कि उसका जन्मदिन भी है। यह सुनते ही युकी अचानक रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने मालिक के जन्मदिन के बारे में पता भी नहीं था। रिको उसे रोते देखकर हैरान रह जाती है और युकी कहती है कि उसकी अश्रु ग्रंथियां टीयर ग्लैंड्स शायद खराब हो गई हैं, क्योंकि वह बात बात पर रोने लगती है। वह कहती है कि वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसके लिए घर के अंदर रहना ही बेहतर है और रिको उसकी बात समझ जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने का फैसला करती है और युकी से हितो का ख्याल रखने को कहती है। युकी फिर अंदर जाती है और उसे जमीन पर हितो का स्मार्टफोन मिलता है। अचानक नाका का मैसेज आता है, जिसमें वह कहती है कि वह उसके और युकी के साथ मंदिर जाना चाहती है। युकी उसके साथ जाने का फैसला करती है और मंदिर में नाका को पारंपरिक कपड़ों किमोनो में पाती है, जबकि वह खुद एक फैशनेबल वेस्टर्न आउटफिट में है। नाका यह देखकर हैरान होती है कि युकी अकेले आई है, लेकिन उसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि युकी को साल की पहली मंदिर यात्रा के महत्व के बारे में कुछ नहीं पता। वह समझाती है कि इस दिन हर कोई भगवान को अपनी इच्छाएं बताता है और वे पर्चियां फॉर्चून स्लिप्स निकाल सकते हैं जो साल के बाकी दिनों के लिए उनके भाग्य का हाल बताती हैं। युकी एक फॉर्चून स्लिप निकालने का फैसला करती है, लेकिन यह पढ़कर रोने लगती है कि उसका भाग्य अनिश्चित है और वह कई चीजों को खो सकती है और उनसे अलग हो सकती है। नाका उसे बाहर ले जाती है, जहां युकी कहती है कि इसका मतलब जरूर यह है कि वह इस साल हितो से दूर जाने वाली है। वह कहती है कि उसके प्रति हितो का रवैया अचानक बदल गया है और वह उससे दूरी बना रहा है। वह फिर से रोने लगती है, यह कहते हुए कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है और वह उसे छोड़कर जाने वाला है। वह कहती है कि जब भी वह सोचती है कि वह हितो से दूर होने वाली है, तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। नाका समझ नहीं पाती कि उसे कैसे सांत्वना दे, इसलिए वह युकी को उस समय के बारे में बताने लगती है जब वह अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। वह कहती है कि ऐसा तब हुआ था जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और यह सुनकर युकी और भी फूट फूट कर रोने लगती है। नाका उसे बताती है कि उसकी मां कहा करती थी कि आंसू तब छलकते हैं जब इंसान के अंदर बहुत सारी भावनाएं दब जाती हैं। इसलिए वह युकी को सलाह देती है कि वह अपने आंसुओं को खुलकर बहने दे ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो सके। वह कहती है कि अगर वह रोती रहेगी तो दुख बीत जाएगा और वह एक बार फिर मुस्कुरा पाएगी। नाका की बात सुनकर युकी को बेहतर महसूस होता है और नाका उससे कहती है कि भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करने से पहले वह दिल खोलकर रो ले। बाद में वे अपनी प्रार्थना करने मंदिर जाती हैं और युकी प्रार्थना करती है कि वह हितो और अपने सभी दोस्तों के साथ रहना जारी रख सके। इस बीच हितो अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसे अपने पिता का फोन आता है जो आखिरकार शहर वापस आ गए हैं। हितो कॉल उठाने के लिए नहीं जगता, इसलिए उसके पिता चुपचाप खुद ही घर की ओर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर जैसे ही युकी नाका के साथ घर वापस टहलती है, वह उसे बताती है कि आज हितो का जन्मदिन है। नाका यह सुनकर उत्साहित हो जाती है और वह युकी से कहती है कि उसे एक अच्छा उपहार खरीदना चाहिए और फिर जब वे दोनों अकेले हों तब तक इंतजार करके उसे देना चाहिए। युकी को अंदाजा नहीं है कि वह क्या उपहार दे सकती है और नाका उससे पूछती है कि हितो को क्या पसंद है। उसका पहला विचार कत्सुदा स्टोर से मिलने वाले पोर्क कटलेट का आता है, लेकिन नाका कहती है कि यह जन्मदिन का उपहार बनने के लिए उतना खास नहीं है। युकी थोड़ा और सोचती है और उसे एहसास होता है कि हितो को एक्शन फिगर्स का शौक है। हालांकि वह नहीं जानती कि उन्हें एक्शन फिगर्स कहा जाता है और नाका से कहती है कि हितो को गुड़िया डॉल्स पसंद है। सौभाग्य से नाका समझदार है और वह युकी को एक्शन फिगर्स बेचने वाली एक दुकान पर ले जाती है।
वह एक ऐसा खिलौना देखती है जो हितो के पास पहले से ही है और उसे उसके लिए खरीदने का फैसला करती है, यह सोचते हुए कि उसे यह पसंद आएगा। नाका उसे बताती है कि यह खिलौना गाचा लॉटरी की तरह है और उसे तब तक खरीदते रहना होगा जब तक उसे मनचाही चीज न मिल जाए। युकी तुरंत काम पर लग जाती है, लेकिन कुछ राउंड के बाद रसोई में अकेले खड़े होकर युकी उस अजीब सी चुभन और तेज धड़कन को समझने की कोशिश करती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जितना किसी खतरनाक मिशन के दौरान भी नहीं धड़का था। वह अपनी छाती पर हाथ रखती है और सोचती है कि क्या यह कोई नई बीमारी है या फिर हितो के उन शब्दों का असर जो बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। उसने हमेशा आदेशों का पालन करना और भावनाओं को दबाना सीखा था, लेकिन हितो के साथ बिताए हर पल ने उसके अंदर जम चुकी बर्फ को धीरे धीरे पिघला दिया था। उसे एहसास होता है कि हितो का उसके जीवन में होना सिर्फ एक मालिक या परिवार होने से कहीं बढ़कर है। वह उसके चेहरे की उस मासूम मुस्कान को दोबारा देखना चाहती है जो उसके कमरे में जाते समय गायब हो गई थी। दूसरी ओर हितो अपने कमरे में तकिए में मुंह छिपाए पड़ा रहता है। वह खुद को बेवकूफ समझ रहा था कि उसने इतनी जल्दी बाजी मार ली और युकी की मासूमियत को रोमांटिक फीलिंग्स समझ बैठा। वह सोचता है कि अब उनके बीच चीजें और अजीब हो जाएंगी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। हितो तुरंत अपने आंसू पोंछता है और अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। युकी धीरे से दरवाजा खोलती है। उसके हाथ में वही टूटा हुआ एक्शन फिगर होता है जिसे उसने बहुत ध्यान से टेप और गोंद की मदद से जोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि खिलौना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जुड़ा था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। वह संकोच करते हुए हितो के पास आती है और टूटे हुए खिलौने को उसकी तरफ बढ़ाती है। हितो हैरान होकर उसे देखता है। युकी अपनी आंखें झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें सही सलामत खिलौना नहीं दे पाई। लेकिन जब तुमने कहा कि यह तुम्हारे बचपन की यादों से जुड़ा है, तो मैं इसे ऐसे ही टूटा हुआ नहीं छोड़ सकती थी। हितो खिलौने को अपने हाथ में लेता है। युकी की इस नादान और प्यारी कोशिश को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि युकी भले ही अपनी भावनाओं को सही शब्दों में बयान न कर पाती हो, लेकिन उसकी परवाह करने का तरीका किसी भी रोमांटिक इजहार से कहीं ज्यादा सच्चा और गहरा है। युकी धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है, हितो, मुझे नहीं पता कि पसंद करने का असली मतलब क्या होता है जैसा तुम महसूस करते हो, लेकिन जब तुम उदास होते हो तो मेरा दिल दुखता है। और जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। अगर यही वो भावना है तो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। युकी के ये मासूम और दिल से निकले शब्द सीधे हितो के दिल पर जाकर लगते हैं। उसकी सारी उदासी और दिल टूटने का एहसास एक पल में गायब हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि युकी धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है और वह उसका हाथ थामने के लिए हर पल इंतजार करने को तैयार है।